नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। बांग्लादेश को लेकर आज बातचीत की जाएगी। अब वहाँ पर एक नई कैबिनेट भी बन गई है, नए प्रधानमंत्री, करीब करीब 25 मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि जिन हिंदुओं ने भर भर कर वोट किया है, जिन हिंदुओं के दम पर, जिन अल्पसंख्यक, मुझे ज़्यादा बेहतर शब्द है, जिन अल्पसंख्यकों के दम पर तारिक रहमान आए हैं, क्या वाकई दो हिंदू चेहरे देकर वो दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई वो रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा? क्योंकि जो हिंदू बहुल इलाके हैं, अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं, वहाँ से तो भर भर कर जीत हुई है। जमाते इस्लामी को जो वोटर्स हैं उन्होंने एक तरह से धो दिया है। सबसे पहले इस कैबिनेट की बात कर ली जाए, 2 हिंदू इसमें शामिल किए गए हैं। 13वें संसदीय चुनाव में तारिक रहमान ने जीत हासिल की। 2 अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को मंत्री बनाया गया है। 25 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। भारी भरकम मंत्रिमंडल है ये। निताई राय चौधरी का नाम शामिल है। हालांकि पहले बात आ रही थी कि जो चौधरी के समधी हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, गोएश्वर चंद्र रॉय, उन्हें जगह मिलेगी, उन्हें नहीं मिल पाई है। तो एक तो निताई राय चौधरी हो गए, दूसरे दीपेन दीवान, यही 2 मंत्री बनाए गए हैं। पहले निताई राय चौधरी की बात कर ली जाए। दरअसल ये बांग्लादेशी वकील हैं, राजनीतिज्ञ हैं, प्रमुख रणनीतिकारों में इन्हें माना जाता है। पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में ये आते हैं, सलाहकार भी रहे हैं। इन्होंने करीब करीब 30,000 से ज़्यादा वोटों से जमात के जो उम्मीदवार हैं, मुस्तरशिद बिल्लाह, उन्हें हराया। दीपेन दीवान को भी जान लीजिए। बौद्ध मेजॉरिटी वाले चकमा एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप से ही आते हैं। दक्षिण पूर्व रंगमती ज़िले की एक सीट से जीते हैं। उनकी धार्मिक पहचान को लेकर बहुत साफ नहीं है। कई लोग उन्हें हिंदू बताते हैं और चकमा के एक उम्मीदवार को इन्होंने हराया है। इनके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। पर ये 2 नाम हैं। जो गोएश्वर रॉय हैं, पहले उनकी चर्चा चल रही थी क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के जो बड़े चेहरे हैं उनमें से एक वो माने जाते हैं। खालिदा जिया सरकार में 1991 से 96 के बीच वो मंत्री भी रहे हैं। और इस बार उन्हें जगह न देकर उनके जो समधी हैं निताई राय चौधरी, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। खालिदा जिया के कार्यकाल में भी जो हिंदू मंत्री हैं वो शामिल रहा करते थे। एक गोएश्वर चंद्र रॉय हैं 91 से 96, और एक गौतम चक्रवर्ती, ये भी रहे हैं। तो तारिक रहमान ने भी 2 चेहरों को जगह दी है। हालांकि दूसरे चेहरे की पहचान को लेकर थोड़ा सा संशय है, वो हम क्लियर कर लेंगे। ये ऐसे वक्त में ये फैसला लिया गया जबकि बार बार ये आरोप लग रहे हैं, चाहे वो मानवाधिकार आयोग की तरफ से आरोप लग रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से आरोप लग रहे हैं। भारत भी बार बार ये कह रहा है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की चिंता भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्या ये जो दाग लगे हुए हैं वो धो पाएंगे? इसे लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। जो मोहम्मद यूनुस थे, उनके कार्यकाल, अंतरिम सरकार जो चल रही थी, इंटरिम गवर्नमेंट जो चल रही थी, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी किरकिरी बांग्लादेश की हुई है और रोज़ाना इस तरह की खबरें आई हैं। तो क्या रहमान वाकई इससे साफ कर पाएंगे ये जो बट्टा लग गया है बांग्लादेश की साख पर? हालांकि बीएनपी भारत से संबंधों को लेकर हमेशा से संबंध जो हैं थोड़े तल्ख रहे हैं। खालिदा जिया के दौर से लेकर और अब तक बीएनपी और जब भी बीएनपी सत्ता में होती तो थोड़े तल्ख संबंध होते हैं। लेकिन क्या इस बार जो आरोप लगे हैं, चूंकि बांग्लादेश की हालत ख़राब है, अगस्त का जिस तरीके का घटनाक्रम रहा, करीब करीब 2 साल पहले जिस तरह तख्ता पलट वहाँ पर हुआ, 1.5-2 साल पहले, और उसके बाद जिस तरह की स्थितियाँ बनी, और मोहम्मद यूनुस जाते जाते भी वो चीन का नाम ले रहे हैं, वो नेपाल का नाम ले रहे हैं, वो दुनिया जहान का नाम ले रहे हैं, और जब भारत का नाम लेना है तो वो कह रहे हैं 7 सिस्टर ग्रुप। जाते जाते भी बाज नहीं आए हैं। इसी तरह का उनका झुकाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ था, और इसी तरह जाते जाते भी जब जो आखिरी जब ये तमाम औपचारिकताएं चल रही थीं, शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं चल रही थीं, तब वो कह रहे हैं कि जो 7 सिस्टर ग्रुप है, जो भारत का हिस्सा है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश, शिलोंग, मेघालय, जो तमाम हमारे राज्य हैं, 7 राज्य, उनके बारे में कह रहे हैं, भारत का नाम लिए बिना कह रहे हैं। खैर छोड़िए उन्हें। तो 25 जो नाम हैं उस कैबिनेट में वो जान लीजिए। मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम हैं, मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम, अमीर खुसरू चौधरी हैं, सलाहुद्दीन अहमद हैं, इकबाल हसन हैं, हाफिज़ जउद्दीन हैं, अबू ज़फ़र हैं, डॉक्टर खलीफुर रहमान हैं, काजी शाह हैं, मिजानुर रहमान हैं, निताई रॉय, जिनको लेकर हमने ये खबर भी बनाई है,
इसके अलावा अब्दुल मुक्तदिर हैं, अरिफुल हक हैं, ज़हीरुद्दीन हैं, मोहम्मद अमीन और रशीद हैं, अफरोज़ा खानम हैं, शाहिदुद्दीन हैं। ये वो तमाम नाम हैं, ऐसे 25 नाम हैं। 25 नामों की लंबा चौड़ा ये मंत्रिमंडल बनाया गया है। और बात यही कही जा रही है कि एक बड़ी चुनौती रहेगा जो दाग बांग्लादेश के ऊपर लगे हैं इन सब के बीच। चुनौतियों के रूप में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। भारत के साथ अगर चुनौतियों की बात कर ली जाए या भारत के साथ रिश्तों की बात कर ली जाए, सबसे पहले बात होगी शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़ी हुई, उनकी वापसी से जुड़ी हुई। दूसरी चुनौती रहेगी वो बांग्लादेश फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्या वाकई भारत के बिना या भारत से दोस्ती के बिना बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पर वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बांग्लादेश चाइना के बाद कपड़े का सबसे बड़ा, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कारोबारी है, ये आप जान लीजिए। उस उद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी हालत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हुई है। कब ख़राब हुई है? इन सब घटनाक्रम के बीच में। तीसरी चुनौती की बात अगर कर ली जाए तो ज़्यादा जो झुकाव है वो चीन की तरफ और पाकिस्तान की तरफ पिछली सरकार का रहा है। किस सरकार का रहा है? अंतरिम सरकार का रहा है। नई सरकार क्या करती है? उसके पास एक मौका है। अच्छा और सकारात्मक संदेश क्या दिया है तारिक रहमान ने? वो ये दिया है कि जीत के बाद जब उन्हें प्रधानमंत्री ने बधाई दी तो बहुत पॉजिटिव उनका एटीट्यूड रहा। इससे लेकर न्योता भी भेजा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री की व्यवस्था के चलते वो नहीं गए हैं। ये वो चुनौतियां हैं जो बीएनपी के साथ या तारिक रहमान के साथ या भारत के रिश्तों के जब भी जिक्र आएगा तब जो सामने आने वाली हैं दोनों देशों के बीच। आगे क्या कुछ होता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजनीति में, वो भी अपडेट आपने अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।